और कहीं कहीं पे इसका 3 क्लासिफिकेशन भी है, ह्यूमन मेड एंड नेचुरल। तो यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं ट्राइब्स ऑफ रिसोर्सेज, अगर हम लोग ज्योग्राफिकल टर्म्स में अगर हम लोग रिसोर्सेज को डिवाइड करें तो 4 भागों में इसका विभाजन कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड इट इन 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति, यानी जिस समय ये संसार बना, जिस समय संसार की उत्पत्ति हुई, उस समय संसाधन को कैसे बांटा जाए, तो उत्पत्ति के आधार पे, यानी सृष्टि की रचना के आधार पे किस आधार पे, तो सृष्टि की रचना के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? बायोटिक, बायोटिक, this pen is not working, बायोटिक एंड अबायोटिक। उत्पत्ति के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, resources has divided in 2 types, biotic and abiotic। बायोटिक सिंपल सी चीज, जीवित, जैविक। अबायोटिक अजैविक। ए इट मीन्स एब्सेंस, बायोटिक इट मीन्स जैविक, जिसमें जान मौजूद हो, यानी दोज रिसोर्सेज विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, यानी वे संसाधन जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, यानी दोज हैव लाइफ, जिनमें जीवन है, जिसमें जीवन मौजूद है। हु टेक्स ब्रेथ, जो सांस लेता हो या जीवित हो, है ना। तो मैं क्या हूं? ह्यूमन बींग्स क्या है, पेड़ पौधा क्या है, एनिमल्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है ना। ये सारे किसके पार्ट है? दीज आर द एग्जांपल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज। दूसरा आता है अबायोटिक। तो अबायोटिक में जो जो लगा हुआ है, इसका मतलब एब्सेंस, यानी जिसमें जीवन मौजूद नहीं है। दोज रिसोर्सेज विच नॉट अलाइव, जो जीवित नहीं है, जिसमें जीवन मौजूद नहीं है, जैसे रॉक्स, सॉइल, इनमें जीवन नहीं है। मिनरल्स, जीवन नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे संसाधनों को 4 भागों में जो बांटा गया है। सबसे पहला, द फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड फोर्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पे संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, रिसोर्सेज हैज क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, व्हिच इज बायोटिक एंड अबायोटिक। तो यहाँ पे बायोटिक और अबायोटिक क्लियर हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी। एक्सहॉस्टिबिलिटी इट मीन्स क्या होता है कि समाप्ति के आधार पे जितने सारे संसाधन मौजूद हैं हमारे यहाँ, उनमें से कौन सा संसाधन है जो खत्म हो सकता है। दिस इज कॉल्ड एक्सहॉस्टिबिलिटी, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, रिसोर्सेज हैज क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। कितने भागों में? 2 भागों में। सबसे पहला होता है रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल। दूसरा, फर्स्ट वन इज रेन्यूएबल एंड सेकेंड वन इज नॉन रेन्यूएबल। Renewable resources is those resources which never going to be exhausted, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। It can be replenished, it can be reproduced after use। इसको आप तुरंत क्या कर सकते हैं? रिप्लेनिश कर सकते हैं, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। आप कितना भी यूज कीजिए, आप इसको जैसे हवा खत्म नहीं होगी, वाटर खत्म नहीं होगा, सॉइल खत्म नहीं होगा, ट्रीज खत्म नहीं होगा। These are the renewable। ये क्या है? रेन्यूएबल है, नवीकरणीय है, यानी दोबारा बनने लायक जो होता है, यानी जिसकी समाप्ति कभी नहीं हो सकती है। विच इज नेवर गोइंग टू बी एक्सहाउस्टेड, विच नेवर कम टू एंड, जो कभी खात्मे की ओर नहीं आएगा, खत्म नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड रेन्यूएबल रिसोर्सेज। सेकेंड वन इज नॉन रेन्यूएबल, जस्ट अपोजिट ऑफ रेन्यूएबल, यानी ऐसा संसाधन विच कैन बी एक्सहाउस्टेड आफ्टर यूज, यानी ऐसा संसाधन जो खत्म हो जाएगा। आज देखिए गवर्नमेंट ने
इलीगल माइनिंग पर बैन लगा दिया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हैज मेजर्ड, गवर्नमेंट हैड सर्वेड, है ना, गवर्नमेंट ने सर्वे किया है कि कितना कोयला मौजूद है। दे नो व्हाट इज द क्वांटिटी एंड व्हाट इज द क्वालिटी, है ना। तो इसलिए कोयले को बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर इसी पेस से इसका यूज होता रहा तो इट कैन बी एक्सप्लॉइटेड आफ्टर कमिंग ईयर्स, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी सारे संसाधन है उन पर सिर्फ हमारा ही अधिकार नहीं है ना, उनका ही अधिकार नहीं है। आज देखिए मनुष्य क्या होता है, मनुष्य अगर आप देखें तो वो स्वभाव से क्या होता है, लालची होता है। लालची कहने का मतलब क्या है कि उनकी जो जिज्ञासा जो होती है, ह्यूमन का जो क्यूरियोसिटी जो होता है, ये कभी शांत नहीं होता है। अगर एक पूरा हुआ तो दूसरा, तो उस लिहाज से वो क्या करता जाता है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार अपने एनवायरनमेंट, दे आर मेकिंग प्रेशर ऑन देयर एनवायरनमेंट। दे डोंट थिंक व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट वी आर मेकिंग ऑन आवर एनवायरनमेंट। ये नहीं सोचता कि किस तरह का हम दबाव अपने एनवायरनमेंट में डाल रहे हैं। दे जस्ट वांट टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट, है ना। तो यहाँ पे इसलिए आप देखिए जो संसाधन अभी खत्म होने लायक है उसको कहेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वी कॉल इट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि ये खत्म हो जाएगा अगर एक बार एक्सप्लॉइटेड वंस इट नेवर बैक अगेन, ये दोबारा वापस नहीं आएगा। मे भी हो सकता है कि कुछ संसाधन ऐसे हैं जो खत्म होने के बाद रिप्लेनिश हो सकता है, बट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। ये बहुत लंबा समय लेगा जो कि मनुष्य के जीवन काल से बहुत ज्यादा है। मे भी हो सकता है कि कोयला आज हम लोग यूज कर रहे हैं तो आने वाले समय में कोयला खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा कि फिर से दोबारा इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। मे भी हो सकता है कि दुनिया में इंसान हो ही ना, है ना। तो यहाँ पे दो हो चुका है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी। तीसरा आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप मतलब क्या होता है, मालिकाना हक के आधार पे संसाधन को कितने भागों में बांट सकते हैं। यानी ये पेन मेरा है तो इसका मालिक कौन हुआ, मैं। तो एक व्यक्तिगत रिसोर्सेज हो जाएगा। इस संसाधन का मालिक, ये घर मेरा है तो ये घर मेरा है, इट मीन्स इसका मालिक कौन है, मैं हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मालिकाना हक के आधार पे अगर हम देखें, we can classify on the basis of ownership resources, we can classify in 4 type on the basis of ownership। यानी इस मालिकाना हक के आधार पे संसाधनों को हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला होता है इंडिविजुअल रिसोर्सेस, यानी व्यक्तिगत, जैसे जो आपका है, किसी एक पर्सनल व्यक्ति, है ना। दूसरा होता है कम्युनिटी रिसोर्सेस, तीसरा होता है नेशनल, एंड फोर्थ लास्ट वन इज इंटरनेशनल। ये 4 मालिकाना हक के आधार पर अगर आप देखें तो 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला व्यक्तिगत रिसोर्सेस, यानी ऐसा संसाधन जिसमें किसी एक व्यक्ति का, किसी इंडिविजुअल का अधिकार हो। जैसे मेरा घर, मेरा कुआं, मेरी मोटरसाइकिल, मेरी साइकिल, है ना, मेरा पॉन्ड, मेरा पार्क, ये क्या हुआ, किसी एक का, है ना। तो ऐसे संसाधन जिसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो उसको हम लोग कहेंगे व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल रिसोर्सेज। दूसरा आता है कम्युनिटी रिसोर्सेज, यानी पब्लिक संसाधन। तो आप देखिए सरकार जो भी चीज़ें बनाती है, चाहे वो तालाब हो, चाहे स्कूल हो, चाहे और भी कई सारे जो पार्क हो, मैदान हो, क्या वहाँ कोई एक व्यक्ति जाता है, नहीं। यानी ऐसा संसाधन जिसका यूज पूरा कम्युनिटी, पूरा सोसाइटी करता है, तो उसको कहा जाता है पब्लिक रिसोर्सेस। जैसे पैस्चर लैंड, है ना, चारागाह भूमि, जैसे सरकारी कुआं, सरकारी नल। तो सरकारी कुआं, सरकारी नल पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, उस पर जो होता है वो पूरे समुदाय का अधिकार होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख लो ग्राउंड, प्ले ग्राउंड,
पार्क, पब्लिक वेल, पब्लिक ट्यूबवेल, ये सारे एग्जाम्पल जो है वो किसके हैं? कम्युनिटी रिसोर्सेज के। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल रिसोर्सेज। अगर नेशनल यानी कि राष्ट्रीय संसाधन, तो राष्ट्रीय संसाधन हम लोग किस देश में रहते हैं? वी लिव इन इंडिया, हम लोग इंडिया में हैं, एंड वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, हम लोग इंडिया के नागरिक है ना। तो इंडिया के भीतर मेरा घर कहाँ है? मेरा घर झारखंड में। झारखंड किसके भीतर है? इंडिया में, है ना। तो इंडिया के भीतर एक्चुअली देखिए कि जितने सारे संसाधन जो एक पॉलिटिकल बाउंड्री के भीतर जितने भी सारे संसाधन मौजूद है वे सभी राष्ट्र की संपत्ति है। अगर मेरा घर कहाँ पे है? इसी पॉलिटिकल बाउंड्री के भीतर है। तो अगर सरकार को जरूरत पड़ेगी तो वो चाहे तो सरकार, गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि दे कैन अक्वायर योर प्राइवेट लैंड, आपका अपना संपत्ति को ले सकता है। आप लोग देखते होंगे कितने सारे रोड देखते होंगे, रेलवेज देखते होंगे, कैनाल्स देखते होंगे, क्या वो पब्लिक, क्या वो सरकारी जमीन में है? सपोज मान लो कि कोई रेलवे ट्रैक बिछ रहा है, उसके सामने आपकी जमीन आ जाती है, तो सरकार क्या करती है? सरकार जो ऑफिसर, जो बनाने वाले जो होते हैं, उनको ये अथॉरिटी देता है कि आप इस जमीन को अक्वायर कर सकते हैं। उसके बदले आपको कहीं दूसरे जगह जमीन, या फिर आपको मार्केट वैल्यू से ज्यादा आपको उस जमीन का जो मुआवजा जो है, जो पैसा जो है वो आपको दे दी। तो एक्चुअली कहने का मतलब क्या है कि नेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत क्या आता है? वो पूरा जो एक पॉलिटिकल बाउंड्री के भीतर जितने भी सारे संसाधन है वो सभी राष्ट्र संसाधन कहलाते हैं। इवन इसका पॉलिटिकल बाउंड्री के बाहर भी, मेरा पेन काम नहीं कर रहा, वरना यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता था कि ये जैसे ये जस्ट वेट, पॉलिटिकल बाउंड्री कहने का मतलब क्या है कि एक राजनीतिक सीमा के भीतर, है ना, एक राजनीतिक सीमा के भीतर जितने भी सारे संसाधन मौजूद हैं, ये जैसे ये पूरा इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। यहां से ये आप देख रहे हैं कि इस राजनीतिक सीमा के भीतर ये पॉलिटिकल बाउंड्री है ना, ये इंडिया की सीमा है। इसके भीतर जो भी संसाधन आएंगे वो सभी भारत के हैं, है ना। इसके अलावा ओशनिक सरफेस पे अगर हम देखें तो ओशन, ये हमारा लैंड बाउंड्री है। यहां से 12 नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल मीन्स क्या होता है? एनएम इट मीन्स होता है नॉटिकल माइल, यानी 1 माइल इक्वल टू 1.5 किलोमीटर। कितना? 1.5 किलोमीटर। तो भारत का अगर नेशनल रिसोर्सेज की बात करें तो स्थल से यानी कि पॉलिटिकल बाउंड्री से 12 एनएम यानी 12 एनएम का जो पार हिस्सा जो है, वहां से निकलने वाला जो रिसोर्सेज जो है वो उस पर किसका अधिकार होता है? राष्ट्र का होता है ना। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि 12 एनएम तक का भारत की सीमा यानी 12 एनएम, है ना। ओशनिक सरफेस पे अगर बताए तो 12 एनएम के भीतर जो भी रिसोर्सेस ओशनिक फ्लोर पे जो पाए जाते हैं उस पर किसका अधिकार है? भारत का। यानी अगर देखें 12 एनएम का मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना हो गया? 1 एनएम इक्वल टू 1.5 किलोमीटर। तो कितना हो गया टोटल? 12 का 18 किलोमीटर का एरिया, यानी कि लैंड मासेस से ओशनिक सरफेस का अगर हम देखें तो लैंड मासेस से 18 किलोमीटर से 20 किलोमीटर के एरिया में पाए जाने वाले ओशनिक सरफेस पे जो रिसोर्सेस है उस पर किसका अधिकार है? भारत का अधिकार है। तीसरा आता है इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो आप देखिएगा कि किसी देश की सीमा से लगभग 200 एनएम यानी कि 200 नॉटिकल माइल का जो इकोनॉमिक जोन क्षेत्र जो होता है, जो इकोनॉमिक जोन क्षेत्र जो होता है वो आता है किसके भीतर? वो किसी देश के भीतर नहीं आता। कोई दूसरा देश चाहे तो इस ओशनिक जो सरफेस है यानी किसी
300 या 200 मीटर 200 NM तक का जो दूरी में जो पड़ने वाला जो ओशनिक सरफेस है, जिसको इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, उसमें कोई दूसरा कंट्री यहाँ पे पाए जाने वाले रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकता है जब तक उसको इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय जो हमारा जो संस्थान जो है उनका परमिशन ना हो, है ना। दूसरा हमारा आता है, लास्ट वन है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट में 4 भागों में बांटा गया है इसको। कितने भागों में? 4 भागों में। तो पहला आपका आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। दूसरा आता है हमारा डेवलप्ड रिसोर्सेज। तीसरा आता है हमारा स्टॉक एंड लास्ट वन आता है हमारा रिजर्व। ये 4 है। इसको ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में 2 बांटा गया है ना। तो सबसे पहला पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? संभावना, यानी ऐसे संसाधन जो मौजूद तो हैं लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसका यूज नहीं हो रहा है। इट कैन बी यूज इन फ्यूचर टाइम। यानी यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यहाँ पे संभावना है ना। पोटेंशियल रिसोर्सेज किसको कहेंगे? वैसा संसाधन जिसमें संभावना है। इट कैन बी यूज इन फ्यूचर टाइम, लेकिन अभी यूज नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो तो राजस्थान में लार्ज अमाउंट में सोलर एनर्जी है जिसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो इसका यूज आज सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हैं लेकिन उस अमाउंट में नहीं कर रहे हैं जितना में होना चाहिए। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जो जिस अमाउंट में आज यूज कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हम लोग आने वाले समय में कर सकते हैं। दूसरा हमारा आता है डेवलप्ड रिसोर्सेस, यानी विकसित संसाधन। ऐसा संसाधन जो विकसित है। तो विकसित करने का मतलब जिसके बारे में जानते हैं, है ना, जिसके बारे में जानते हैं। जैसे कई सारे संसाधन है जिसके बारे में, यानी ऐसा संसाधन जिसके बारे में वी नो द क्वांटिटी एंड क्वालिटी, यानी द रिसोर्सेज विच बिन सर्वेड, जिसका माप किया गया हो, जिसको निकाला गया हो, जिसकी पहचान की गई हो कि कितनी मात्रा में है, किस क्वालिटी में है। ऐसे संसाधन को कहते हैं डेवलप संसाधन, जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी है। जैसे कोयला, जैसे आयरन, पता है कि कितना रिजर्व कहाँ है, सबका मेजरमेंट हो चुका है, किस क्वालिटी का कोयला कहाँ है, किस क्वालिटी का आयरन कहाँ पे है। तो ऐसे संसाधन को हम लोग कहते हैं डेवलप। स्टॉक मीन्स क्या होता है? संग्रह। तो स्टॉक और रिजर्व ये दोनों अगर आप देखें तो सेम है। स्टॉक करने का मतलब क्या है कि अभी बहुत सारे ऐसे संसाधन मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास वो तकनीक नहीं है। वी डोंट हैव सच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, उस तरह का टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके जरिए विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन यूज इट, यानी जिसके जरिए इसको हम लोग यूज कर सके, है ना। तो स्टॉक तो मौजूद है लेकिन वो टेक्नोलॉजी नहीं है। रिजर्व और अगर स्टॉक को देखें तो बोथ आर सबसे, दोनों एक जैसे। रिजर्व मीन्स क्या होता है? आरक्षित करना, रख देना, है ना, रख देना, बचाकर रख लेना। हो सकता है आने वाले समय में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो सेम वही है रिजर्व और स्टॉक, है ना। इसको आरक्षित करना यानी बचा कर रखना, यानी ऐसा संसाधन जिसको फ्यूचर जनरेशन के लिए, फ्यूचर टाइम के लिए बचा कर रखा जाता हो, है ना। ऐसे संसाधन को हम लोग कहते हैं रिजर्व रिसोर्सेज। यहाँ से ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। आपको यहाँ पे क्या करना है? यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। आप सबको क्लासिफाइड करके ईच को, यानी हर एक को ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, इसमें आपको क्या करना है? सबको एक्सप्लेन करना और आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसको धीरे धीरे क्या करोगे? बनाकर रखोगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा इसी से रिलेटेड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह। आप लोग बुक है तो बुक में आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।